हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ दूसरे प्रोजेक्ट से बिजी था। मैंने एक वास्तु की बुक लिखने का प्लान किया था जो काफ़ी दिन से पाइपलाइन में था, और एक वो लास्ट स्टेज में चल रहा था। उस बुक का ख़त्म करना था मेरे को। उस बुक के मेरा टारगेट था कि मैं कमिंग मंथ में इस बुक को फिनिश कर दूं, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और अब वो मेरी बुक सिर्फ पब्लिश होने जा रही है, जो कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा उस बुक को। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। सॉरी। किसी भी नेटल चार्ट में हम कैसे ढूंढेंगे कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कोई इवेंट होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, वो है दशा सिस्टम। क्योंकि दशा ही एक दिशा की बात करता है, एक ट्रेंड सेट कर देता है हमारी लाइफ में, और हम उसी से एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एक किसी भी इवेंट को ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं। मान लीजिए मैरिज ढूंढनी है तो एक पर्टिकुलर दशा में होगी, एक पर्टिकुलर भुक्ति में होगी। अब एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे टूल्स हैं। स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी भी आता है, या एडवांस केपी जिसे हम कस्पल इंटरलिंक कहते हैं, उसके भी थ्रू हम एनालाइज किया जा सकता है। हालांकि उसमें आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम दशा लगा सकते हैं। महर्षि पराशर ने कुछ कंडीशनल दशाएं डिस्कस की हैं, जिसका मैंने लास्ट वीडियो भी आपके सामने आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कि कंडीशनल दशा की इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने क्लियरली बोला है, महर्षि पराशर ने, अगर कंडीशनल दशा एप्लीकेबल है किसी नेटल चार्ट में तो आपको कंडीशनल दशाएं लगानी है, विंशोती दशा वहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। मगर मोर ओवर, क्योंकि ये दशाएं इतनी फेमस नहीं हैं, तो मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बेसिकली विंशोती दशा को ही बेस बना के प्रेडिक्शन देते हैं। अब वो विंशोती दशा कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप कंडीशनल दशा लगाएं और विंशोती दशा से उस टाइम को रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इससे बेस्ट जो सिस्टम मैंने निकाला है कि आप 2-3 दशाएं यूज़ कीजिए एक नेटल चार्ट पे किसी भी इवेंट को फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए एक मैरिज का इवेंट देख रहा हूँ, तो मैं पहले उसमें विंशोती दशा भी यूज़ कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कौन से पर्टिकुलर टाइम पे वो इवेंट होगा। सेकंड जो है, मैं उस पर कंडीशनल दशा जो उस चार्ट में एप्लीकेबल है उसको भी लगा के देख सकता हूँ। कंडीशनल दशा बेसिकली नक्षत्र बेस्ड दशा है, और वैसे राशि बेस्ड दशा भी लग जाती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली राशि बेस्ड दशा लगाते हैं, वैदिक में हम नक्षत्र बेस्ड ज़्यादा दशाओं को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एक नेटल चार्ट में 2 या 3 दशा अप्लाई करी हैं और तीनों दशाएं एक ही टाइम की बात करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के चार्ट में किसी इवेंट के लिए, तो आप समझिए कि वो एनालिसिस आपकी करेक्ट जाएगी। मुझे पीछे एक इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का भी मैसेज आया हुआ है। उन्होंने हालांकि कस्पल इंटरलिंक का मेरा एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने पूछा था कि इस नेटल चार्ट में कैसे किसी इवेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक वीडियो बनाया जाए, जो मैं आज प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाऊंगा आपको। उसमें चार्ट में दिखाऊंगा कि इस इवेंट को कैसे डिफाइन करना है, तो शायद उन सोल्जर को भी उसका आंसर मिल जाएगा। मगर एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी हम स्टेलर एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस कि जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी या कस्पल इंटरलिंक यूज़ करेंगे, बर्थ टाइम करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लॉर्ड या सब लॉर्ड हमारे टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में भी देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन की डिग्री बदल जाएगी, प्लैनेट्स की डिग्री बदल जाएगी, तो चार्ट को काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। कोई सा भी टूल यूज़ कीजिए एस्ट्रोलॉजी का, रेक्टिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है नेटल चार्ट में। और विंशोती दशा में मैं कंडीशनल दशाएं उसमें लगा के आपको बताऊंगा कि इस कंडीशनल दशा में भी आप कैसे एनालाइज करेंगे एक नेटल चार्ट पे। उससे पहले एक फ्रेंड, मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, मेरे फेसबुक मैसेंजर में काफ़ी मैसेज हैं कि जो ग्रहण आजकल चल रहे हैं, बैक टू बैक ग्रहण है। 5 जून को भी ग्रहण था लूनर एक्लिप्स का, जो हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। 21 जून को भी सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। और फिर 5 जुलाई को भी मून एक्लिप्स है। फिर दिसंबर में भी सोलर एक्लिप्स है। तो इस साल कम से कम 4 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। वो ये जानना चाहता है कि उन पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फ्रेंड्स, बेसिकली जो एक्लिप्स है उनका रिजल्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा पड़ता है। एक कंट्री में पड़ेगा, एक कंट्री के में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमी में भी पड़ता है, क्लाइमेट में भी पड़ता है, एक वॉर की प्रेडिक्शन की जाती है, पड़ता है। जैसे वायरस कोविड-19 आया, दिसंबर में ग्रहण था जिसकी वजह से ये कोविड-19 आया, तो इन चीज़ों में तो एक्लिप्स का फ़र्क पड़ता है।
एक इंडिविजुअल चार्ट में अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसमें ये डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 5 तारीख को चंद्र ग्रहण था जो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन में था। अब जिनके नेटल चार्ट में, जिनके हॉरोस्कोप में वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, या कोई और प्लैनेट वृश्चिक राशि में था, उनको अफ्लिक्शन जरूर महसूस किया होगा ने। उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस ग्रहण से जरूर हुई होगी। मान लीजिए चंद्रमा ही था, ग्रहण लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटी, मूड स्विंग्स उस नेटिव ने महसूस किए होंगे और अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक ग्रहण का जो असर है वो एक एफिकेसी है, कम से कम 3 महीने तक रहती है। और अब सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को जो लगेंगे जेमिनी साइन के अंदर, तो जिन नेटिव्स के, जिन लोगों के जेमिनी साइन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस महसूस करेंगे। अब वो चेंजेस डिपेंड करता है बाकी प्लैनेटरी पोजीशन पे कि आपके नेटल चार्ट में बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है। तो इतना डरने वाली बात एक इंडिविजुअल को नहीं है इन ग्रहण से। आप जो भी एक सिस्टम है उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ग्रहण का टाइम मेडिटेशन के लिए, मंथ चैंटिंग के लिए यूज किया जाता है। और मंथ चैंटिंग भी ऐसे नहीं कि आपने कोई मंथ पिक किया और आपने चैंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आजकल काफी लोग एक बड़े इजिली मंत्र कोई दे देता है उसको चैंट करना, क्योंकि मंत्र का इनिशिएशन किसी गुरु के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि मंत्र चैंटिंग का एक प्रोसेस होता है बेसिकली। आप उसमें आपको जिस भी डीटी का आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, आपको उसका कवच भी रीड करना चाहिए। पहले एक सिंहासन जहां बैठेंगे उसको सील कीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए। फिर कवच उस डीटी का जिसका भी आप मंत्र चैंट करेंगे उसका कवच रीड कीजिए, फिर मंत्र चैंट कीजिए, फिर क्षमा याचना कीजिए। एक प्रोसेस है, ऐसा ही नहीं है कि आपको किसी ने मंत्र बोल दिया और आपने मंत्र चैंटिंग यूज कर दिया। तो मेडिटेशन के लिए अच्छा टाइम है। आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है उसको फॉलो कीजिए। पहले से आप कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर दीजिए, उसके काउंट इंक्रीज कर दीजिए, तो ये बेस्ट है उन चीज़ों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक नेटल चार्ट में एक इवेंट कैसे देखा जाता है। आज मैं 2 दशाएं लगाऊंगा। पहले मैं विमशोती दशा लगाऊंगा, वो भी स्टेलर थ्योरी में। फिर मैं कंडीशनल दशा लगाऊंगा जो उस चार्ट में एप्लीकेबल होगी, और उससे मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही दशाएं जब एक टाइम पे एक इवेंट की बात करती हैं, वो इवेंट उस नेटिव, उस इंसान की लाइफ में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे और चलते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी इवेंट को टाइम कैसे करते हैं, किसी इवेंट को कैसे निकाला जाता है। मैं आपको स्टेलर थ्योरी यानी नक्षत्र थ्योरी से भी बताऊंगा, और मैं आपको वैदिक थ्योरी से भी बताऊंगा। हम यहाँ पे 2 दशाओं को यूज करेंगे। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कुछ कंडीशन दशाओं की बात की थी आपके साथ कि कंडीशन दशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे लगाई जाती है। तो एक तो कंडीशनल दशा में जो एप्लीकेबल होगी उस चार्ट में यूज करूंगा। सेकंड स्टेलर थ्योरी से भी देखेंगे नक्षत्र का, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं या कस्पल हैंडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, एडवांस केपी। तो उसके थ्रू भी देखेंगे कि इवेंट, हमें वो इवेंट दिख रहा है, और हम वैदिक पे जाएंगे, फिर हम एक कंडीशन दशा लगा के देखेंगे कि दोनों दशाएं को एक इवेंट की बात करती है, तो इवेंट डेफिनेटली उस नेटिव की लाइफ में हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम एक दशा से रीड करते हैं और हमें इवेंट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम 2 दशाएं यूज करें। आप 3 दशा भी यूज कर सकते हैं, आप नक्षत्र पे दशा यूज कर सकते हैं, आप राशि बेस्ड दशा भी यूज कर सकते हैं किसी इवेंट को फाइंड करने के लिए। मैं जो 2 दशाएं आज यूज करूंगा, फर्स्ट एक में विंशोत्ति दशा यूज करूंगा, दूसरे चार्ट में मैं जो उस चार्ट में एप्लीकेबल दशा होगी, जिसे हम कंडीशनल दशाएं कहते हैं, उससे यूज करूंगा। तो अभी अभी चार्ट देख रहे हैं, एक नेटिव का चार्ट है, तो हम अभी इसमें देखते हैं कि मैरिज का इवेंट जो इनका हुआ है किस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है, और मैरिज इस टाइम पे लगती है कि नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, इस नेटिव की जो मैरिज है वो 15 सितंबर 1994 को हुई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो दशा थी वो राहु में मरकरी फिर मरकरी का सब पीरियड चल रहा था, यानी राहु की दशा थी, मरकरी की भुक्ति थी, राहु का अंतरा था, और जो सूक्ष्म था वो भी मरकरी का था। अब राहु मरकरी जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, राहु मरकरी को कहीं ना कहीं मैरिज के इवेंट की बात करनी चाहिए, राहु को सिग्निफाई करना चाहिए मैरिज को, क्योंकि इस कस्पल एंटरिंग थ्योरी में हम जो मैरिज के लिए हाउसेज लेते हैं 5th 7th और 11th हाउस को लिया जाता है। तो 7th हाउस तो हमारा प्राइम कस्प हो गया मैरिज के लिए, 7th हाउस को इन्वॉल्व करके 5 और 11 की बात करना चाहिए, 5th और 11th कस्प भी इन्वॉल्व होना चाहिए।
या फिफ्थ कस्प भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे हम इनडायरेक्ट लिंकेज कहते हैं, और सेवंथ और 11th हाउस सब लॉर्ड में हमें दिखना चाहिए। तो जो दशा थी वो राहु में मरकरी है। अगर मैं कस्पल इंटरलिंक का चार्ट खोलता हूँ तो राहु की दशा थी। अब राहु को यहाँ पे 5, 7, 11 यानी फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करके या सेवंथ हाउस को इन्वॉल्व करके या 11th हाउस को इन्वॉल्व करके स्टार लॉर्ड से बाकी जो रिमेनिंग कस्प है उसको लिंकेज बनना चाहिए। अब प्राइम कस्प तो अब देखिए राहु क्या है, अब यहाँ पे राहु जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है और शनि का के सब लॉर्ड पे है। तो यहाँ जुपिटर सेवंथ हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है और यहाँ पे राहु को पीएसपी है, जो मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि पोजिशनल स्टेटस होता है, इसमें राहु जो प्लेनेट है अपना खुद का रिजल्ट भी देता है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो राहु है वो फर्स्ट, फोर्थ, 8 और 11th और 12th हाउस के रिजल्ट्स भी देगा। इसका मतलब है राहु अपने नक्षत्र के थ्रू सेवंथ हाउस भी इन्वॉल्व कर रहा है और 11th हाउस को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो प्राइम कस तो इन्वॉल्व हो गए हमारे, और सब लॉर्ड के थ्रू वो 5 और 7 से कमिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो सब लॉर्ड है जो फाइनल कंफर्मेशन है वो भी 5 और 7 को इन्वॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राहु जो है कैपेबल है अपनी दशा में मैरिज का इवेंट देने के लिए। अब जो भुक्ति है, भुक्ति देख लेते हैं। भुक्ति मरकरी की थी। अब मरकरी को हम यहाँ रीड कर लेते हैं। मरकरी वीनस के नक्षत्र में है। यहाँ मरकरी को भी पीएस है जो 3rd, 6th, 7th, 9th और 12th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर तो क्लियरली 5, 7 और 11th हाउस को मरकरी ने इन्वॉल्व कर लिया अपने नक्षत्र में। 5, 11 वीनस के थ्रू और मरकरी को पीएस है तो 7th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया। और सब लॉर्ड में यहाँ पे 7th हाउस भी इन्वॉल्व है और साथ में 6 और 12th हाउस इन्वॉल्व है जो नेगेट करते हैं मैरिज के इवेंट को। अब इस पोजीशन में क्या करेंगे, हम सब लॉर्ड को रीड करेंगे जो फाइनल कंफर्मेशन हमारे को देगा। तो सब लॉर्ड में 5 और 11 जो है हमारे को कंफर्म कर रहा है कि मरकरी जो है इस नेटिव को अपनी भुक्ति के अंदर मैरिज का इवेंट दे सकता है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि 6 और 12 का मतलब क्या है। 6 हाउस जो 12 जो हाउस जो निगेट करते हैं 7th हाउस को, तो इसको मैं से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मरकरी यहाँ पे 7th हाउस का सब लॉर्ड भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना यहाँ पे। तो 6 और 7 कह सकते हैं कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ऑन एंड ऑफ इस नेटिव को रहने वाली है, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन सब लॉर्ड में भी 6th हाउस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट मैरिज का इवेंट इस नेटिव को मरकरी की राहु की दशा और मरकरी की भुक्ति प्रोवाइड करती है, क्योंकि अंतरदशा भी राहु की है और जो सूक्ष्म है वो भी मरकरी का है, तो वो भी कहीं ना कहीं बात कर रहा है। अब 15th को जो प्राणा था वो मून का था। अगर आप यहाँ देखेंगे 15 सितंबर में जो नेटिव की मैरिज हुई है इनकी, उस दिन प्राणा मून का था, तो मून को भी कहीं ना कहीं मैरिज की बात करनी चाहिए। मून को रीड करेंगे तो मून तो अपने नक्षत्र में है जो 5, 7, 11 जो जितने भी प्राइम कस्प है हमारे मैरिज के लिए इन्वॉल्व कर रहा है, और राहु का सब लॉर्ड है जो 11th हाउस की बात कर रहा है। हालांकि राहु ने जो अपना सैटर्न का भी रिजल्ट देना है और जुपिटर का भी रिजल्ट देना है, और फाइनल कंफर्मेशन में भी कहीं ना कहीं 7th हाउस इन्वॉल्व है, मगर 6th हाउस भी इन्वॉल्व है। 6 और 10 तो एडवर्स कस्प है 7th हाउस को अगर हम रीड करते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कस्पल इंटरलिंक में किस तरह एक इवेंट को हम ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम निकालेंगे कि कौन सी दशा कौन सी भुक्ति हमें वो इवेंट देगी, निकाला जाता है। मगर क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम एक प्रेडिक्शन मान लें क्या। देखिए ये तो हमें इवेंट मालूम था हमारे को, तो हमने बड़ा इजीली इस इवेंट को हमने लगा दिया। अब इसे प्रेडिक्शन कैसे मान लें, अब कितने श्योरिटी कैसे, आप श्योर कैसे होंगे। यहाँ पे आप ट्रांजिट भी लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रांजिट क्या चल रहा था। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 15 सितंबर 1994 और रात के मान लीजिए 11 बजे का ही टाइम दे लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिट चार्ट है वो बता रहा है कि जुपिटर था वो लिब्रा साइन से ट्रांजिट कर रहा था और सैटर्न रेट्रो 8th हाउस में थे। आप ये देख रहे होंगे ये उस दिन का ट्रांजिट का चार्ट है। नेटल चार्ट में ट्रांजिट जो गोचर में जुपिटर और राहु 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, और जो सैटर्न है वो रेट्रो के 8th हाउस में थे। अब इसको नेटल चार्ट पे लगा के एक बार देख लेते हैं कि जुपिटर 7th हाउस में थे और यहाँ से जुपिटर जो इस नेटल चार्ट में जो यहाँ जुपिटर लिब्रा साइन में थे, और यहाँ पे जो जुपिटर का एस्पेक्ट था वो सैटर्न पे था। जो नेटल सैटर्न जो बैठे हैं वो जो 7th हाउस के लॉर्ड है,
तो अगर हम डबल ट्रांजिट लगाते हैं, अगर गोचर में डबल ट्रांजिट आप जानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न किसी पर्टिकुलर हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इवेंट मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे जुपिटर लिब्रा साइन में ट्रांजिट कर रहे थे और यहाँ पे वो 7th हाउस लॉर्ड सैटर्न को देख रहे थे, और जो सैटर्न है वो रेट्रो होके एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहे थे। अब सैटर्न रेट्रो थे, रेट्रो प्लैनेट अपने पिछले प्रीवियस हाउस को भी एक्सपेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सैटर्न कैप्रिकॉर्न को भी देख रहे थे और डबल ट्रांजिट वाला रूल यहाँ लग जाता है। आप चाहें तो यहाँ राहु का ट्रांजिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि राहु काल है, बेसिकली राहु को अपने काल माना गया एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो अगर राहु का भी ट्रांजिट देखेंगे तो राहु भी कहीं ना कहीं 7th हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस नेटिव की मैरिज, क्योंकि हमें मालूम है डेट, तो हमारा कंफर्म है कि मैरिज इस टाइम पे हुई है। अगर हम जब इवेंट ढूंढेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं चीजें ये पॉसिबल बताती हैं कि इस नेटिव की मैरिज इस टाइम पे हो सकती है। ये तो फ्रेंड्स एक रूल हो गया जो मैंने कस्पल इंटरलिंक से बताया कि जो प्राइमरी कस्प इन्वॉल्व हुआ उस दशा के अंदर, उस स्पोर्टिंग कस्प की इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्योंकि बेसिकली कस्पल इंटरलिंक इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट की थ्योरी है। प्राइमरी कस्प इन्वॉल्व हुआ और सपोर्टिंग कस्प ने कहीं ना कहीं उसको कमिट कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं दूसरी दशा से। उसके लिए मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। ये जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है। इसमें जो अब हम मैं विंशोत्ति दशा यूज नहीं करने वाला यहाँ पे, मैं ये कंडीशनल दशा यूज करूंगा जो इस चार्ट पे एप्लीकेबल है। इस चार्ट पे जो कंडीशनल दशा एप्लीकेबल होती है वो है अष्टोत्री दशा। अष्टोत्री दशा तब एप्लीकेबल होती है जब लगन लॉर्ड से राहु ट्राइन में या क्वाड्रेंट में बैठा होगा, यानी त्रिकोण में होगा या केंद्र में। लगन राज से राहु, लगन लॉर्ड से अगर राहु बैठा होगा तो ये दशा एप्लीकेबल होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी राहु लगन लॉर्ड से 5 या 9 में बैठा होगा या 1, 4, 7, 10 में बैठा होगा तो उस केस में हम अष्टोत्री दशा को यूज करते हैं। तो जो कंडीशनल दशा इस चार्ट में, मैं विंशोत्ति यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कंडीशनल दशा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि स्पेसिफिक दशा है ये वाली। तो अब अष्टोत्री दशा को भी उस पर्टिकुलर टाइम का इवेंट मैरिज का इस चार्ट में दिखाना चाहिए, तो मैं ज्यादा कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं 2 दशा लगाई मैंने एक चार्ट में और मैंने उस इवेंट को फाइंड आउट किया। यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने यहाँ से मून से इसको कैलकुलेट किया है। ऑप्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। अगर लगन स्ट्रांग है तो लगन से हमें कैलकुलेट करना है दशा को, अगर मून स्ट्रांग है तो मून से करना है, और अगर सन स्ट्रांग है तो सन से हमें उस पर्टिकुलर दशा को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस दशा को मून से कैलकुलेट किया है। अब जिस दशा में इस नेटिव की मैरिज हुई उस वक्त सितंबर 1994 का टाइम था, तो अष्टोत्री दशा के हिसाब से मून की दशा उस टाइम चल रही थी। देखिए वहां पे राहु की दशा चल रही थी विंशोत्ति दशा के अंदर। ये विंशोत्ति दशा नहीं है, अष्टोत्री दशा है। यहाँ पे मून की दशा चल रही थी। जो सब पीरियड था वो सैटर्न का था, जिसे भुक्ति कहते हैं, और अंतरा था वो राहु का। अब देखिए कितना सिंपली है इसको रीड करना। यही विंशोत्ति दशा में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है हमारे को, मगर कंडीशनल दशाएं बड़ा परफेक्टली इवेंट को कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर देती है। इसलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बनाया था कंडीशनल दशाओं के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल दशा से रीड करके चार्ट से बड़ा स्पेसिफिकली आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। चलिए, मून की दशा चल रही है। मून, अगर हम लगन कुंडली में जाएंगे तो मून यहाँ पे लगन लॉर्ड है और 11th हाउस में प्लेस्ड है। अब हम कह सकते हैं लगन लॉर्ड तो इवेंट दे सकता है, क्योंकि लगन से सारे इवेंट हम जज करते हैं कि लगन लॉर्ड है, तो लगन लॉर्ड अपनी दशा में हमारे को सारे इवेंट प्रोवाइड कर सकता है। मगर फर्दर रीड कर लेते हैं लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड मून जो है वो एरीज नमांश में बैठा होगा। अगर आपने देखा जाए, मैं कर्सर प्लेस कर, लगन लॉर्ड जो मून है, क्योंकि नमांश देखेंगे स्कॉर्पियो नमांश है, लगन लॉर्ड एरीज नमांश, मेष नमांश में बैठा हुआ है। और मेष नमांश जो है वो आपके लगन कुंडली में 10th हाउस है। अगर मैं सुपर कंपोज करूं उस D9 को इस नेटल चार्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं मून की प्लेसमेंट 10th हाउस में आ जाती है, और यहाँ पे जो मून है वो सैटर्न के साथ कंजक्ट हो जाता है, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि मून भी कैपेबल है आपको मैरिज का इवेंट देने के लिए इस नेटिव को। मैं रिपीट कर देता हूँ, लगन लॉर्ड जो मून की दशा इसमें चल रही है, मेन जो दशा चल रही है, वो नवमांश में, एरीज नवमांश में है। तो अगर मैं इसे सुपर कंपोज करूं, इसको वापस में अगर लगन कुंडली में लेकर आऊंगा, तो वो हमारे 10th हाउस हो गया, एरीज साइन जो है।
यहाँ पे मून का कंजंक्शन है वो सैटर्न से बन जाता है। तो सैटर्न इस चार कैंसर साइन असेंडेंट के अंदर 7th हाउस का लॉर्ड है। इसका मतलब है कि मून की दशा में इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। सेकेंड, सैटर्न की भुक्ति थी, तो सैटर्न तो लगन कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड है, तो वो मैरिज का इवेंट दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो अंतरा था वो राहु का था। अब देखिए राहु यहाँ पे 8th हाउस में एक्वेरियस साइन में बैठे हुए हैं मंगल के साथ। अगर एक तरीका अपनाया जाए कि अगर राहु के एस्पेक्ट की बात करें, कई लोग कहते हैं 5th 7th और 9th एस्पेक्ट है, दृष्टि इसके हम जैसे हम कहते हैं, तो मैं कहता हूँ 5th 9th और 12th दृष्टि जो एस्पेक्ट मानना चाहिए राहु का, क्योंकि राहु हमेशा रेट्रो रहते हैं और रेट्रो जो प्लैनेट है हमेशा प्रीवियस हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो देखा जाए तो राहु की प्लेसमेंट, राहु का जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे भी, सॉरी 7th हाउस पे भी है, पहला फैक्टर। दूसरा जो राहु है वो भी एरीज नमांश में चला गया है। जो राहु है वो मून के साथ कंजक्ट है नमांश के अंदर, जो एरीज नमांश में है। और एरीज साइन फिर अगर राहु को मैं सुपर कंपोज करूं तो वो सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है नेटल चार्ट में, जो 7th हाउस का लॉर्ड है। इसका मतलब है जो अष्टोत्री दशा इस नेटल चार्ट में एप्लीकेबल होती है, उसके हिसाब से मून की दशा, सैटर्न की भुक्ति और राहु के अंतरा में इस नेटिव की मैरिज हुई। और जो मैंने कस्पल इंटरलिंक में विंशोती दशा लगा के मैंने सिग्निफिकेंस देखे, वो भी मैरिज की बात करता है। तो इस तरह से मैंने दो दशाओं को लगाया मैंने, और दोनों ही दशाओं ने उस इवेंट के लिए एग्री करती हैं वो पर्टिकुलर टाइम। इसमें बाकी दशा भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे राशि दशा भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें चर दशा भी लगा के देख सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन चीज़ों को सिग्निफाई करेगी। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है ढूंढने का कि किस तरह हम इवेंट को सिग्निफाई यानी ढूंढ सकते हैं, कैसे फाइंड करें कि इवेंट कब होगा हमारी लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इवेंट को ढूंढना। और उसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 दशा अगर आप अप्लाई, क्योंकि दशा के ही एक माध्यम है, एक तरीका है, एक वे है किसी भी इवेंट को फाइंड आउट करने का। सबसे इजिएस्ट वे जो दशा से ये ढूंढ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या मूवमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मैंने 2 दशाएं लगाई हैं। कस्पल लिंक के चार्ट में मैंने जो विंशोती दशा का यूज किया, और वैदिक के थ्रू मैंने जो कंडीशनल दशा इस चार्ट में अवेलेबल जो लगती है। इसमें कई और दशाएं भी यूज हो सकती हैं, क्योंकि कम से कम मेन महर्षि प्राशर ने 42 दशाओं की बात करी है, 42 टाइप्स ऑफ दशाओं की बात की गई है। मगर मेन जो दशाएं जो जनरली होती हैं वो 10 तरह की दशाएं हैं जो कंडीशनल दशाएं, उसमें राशि दशा भी है और नक्षत्र दशा भी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यूज किया जाता है किसी भी इवेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बड़ा आसान तरीका है, एक क्लियरली इवेंट दिख जाता है हमारे को, स्पेशली जब आप कंडीशनल दशाओं को यूज करते हैं चार्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशनल दशाएं। तो फ्रेंड्स आज तक के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई और मैं टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा इस तरह की दशाओं से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं और प्रैक्टिकली आपको लगा के दिखाऊं कि वो इवेंट उस पर्टिकुलर दशा में कैसा हुआ, स्पेशली इन कंडीशनल दशाएं कैसे लगाती हैं। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़